बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा आज का लेक्चर जो फ़िज़िक्स का है उसमें कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है और ये कहाँ कहाँ पे कैसे हमें फेस करनी पड़ती है, इसकी डीलिंग क्या होगी, फ्रिक्शन मतलब कैसे कम की जा सकती है या इसका इफ़ेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर क्या होता है। एक ब्रॉडर सा मतलब हम विजन इसके बारे में देखेंगे, इसकी सॉल्यूशंस की तरफ भी आएंगे, इससे होने वाले प्रॉब्लम्स भी पढ़ेंगे, सारा कुछ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल एक्सप्लेनिंग द टॉपिक फ्रिक्शन जो है ये हम स्मॉलर लेटर एफ से डिनोट करते हैं। इज़ द रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव मोशन दैट अकर्स व्हेन एवर द मटीरियल आर इन कंटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, यानी क्या मतलब है, कोई आपके पास बुक पड़ी है टेबल के ऊपर, तो जब आप उस बुक को थोड़ा सा स्लाइड करेंगे उस टेबल के ऊपर, तो उस स्लाइडिंग प्रोसेस के दौरान आपको थोड़ी सी मुश्किल फील होगी, राइट। तो वो कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस आती है टू द रिलेटिव मोशन, व्हाट डज मीन बाय द रिलेटिव मोशन, यानी आप जब बुक को मूव करवा रहे हैं एंड इफ़ योर पॉइंट ऑफ फोकस इज़ द टेबल, तो बुक आपके पास मूव करेगी। ठीक है, यानी टेबल पे आपका फोकस है और उसके रिलेटिवली चीज़ जो है वो मूव कर रही है। इसके कंट्रेरी क्या है, आपका फोकस अगर बुक है तो आपको टेबल मूव करती हुई नज़र आएगी। यानी दो चीज़ें जो आपस में जुड़ी पड़ी हैं या जिनकी सरफेसेस एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट हैं, उनकी रिलेटिवली अगर हम स्लाइडिंग करते हैं या उस तरह कोई धक्का लगा रहे होते हैं, तो उनकी रिलेटिव मोशन जो है इनफैक्ट वो जो है उससे इफ़ेक्ट होती है। तो वो किस तरह इफ़ेक्ट होती है, वो कहता है कि whenever two materials are in contact with each other, they are whether they are solid हैं, liquid हैं, gases हैं, वो कोई भी हों। मैंने जो एग्जांपल कोट किया वो सॉलिड की है। सिंस इट इज़ अ फोर्स देयरफॉर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हैज़ इट्स यूनिट्स एज द न्यूटन। जिस तरह न्यूटन के यूनिट होते हैं बिल्कुल उसी तरह, लेकिन डिनोशन के लिए हम स्मॉलर लेटर यूज़ करते हैं जो कि आपका स्मॉल लेटर एफ है। बात समझ आइए? जी सर। अच्छा, अब ये फ्रिक्शन जो है लिक्विड्स में भी होती है, गैसेस में भी होती है, और उससे बढ़ के फिर क्या है कि ये सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करती है। ये जो तीन स्टेट्स ऑफ मेजर स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स में तो हम लिटरली मतलब हम आमने सामने देखते हुए भी फील कर रहे होते हैं, गाड़ी चलती हुई रुक जाती है, कोई चीज़ आपसे घसीटी नहीं जा पा रही होती, बड़ा सा टेबल या बेड या जो भी इस तरह की चीज़ हो, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। इन केस ऑफ लिक्विड्स की आइडेंटिफिकेशन स्लाइटली मतलब टफ है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। कि आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आइदर द लिक्विड हैज़ सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्शन और नॉट बिटवीन द लेयर्स। और दूसरी साइड पे आप गैसेस की बात करते हैं तो सेम उसमें भी यही केस होता है। अब जो लिक्विड्स का केस है, अगर इसकी ऑब्जर्वेशन आपको बताऊं बेटा, इसके लिए आपको एक बहती हुई मतलब नदी या स्ट्रीम ऑफ वाटर के पास खड़े होना है, और उस स्ट्रीम ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूं, अगर उसको मैं ड्रॉ करूं, तो आपको फील होगा कि एक ये और एक ये दो एंड हैं उसके। अब वाटर की लेयर्स यूं जा रही हैं, फ्लो कर रही हैं स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये जो लिक्विड की लेयर्स पड़ी हुई हैं, इन लेयर्स की ये जो सपोज मैं कह देता हूँ ये एक एरो है, ये वाली लेयर अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो ये लेयर अपना साथ जुड़ी इस साइड वाली लेयर और इस साइड वाली लेयर दोनों के साथ क्या करेगी, मतलब क्या कहेंगे इसको कि स्लाइड करेगी, पैस ऑन करेगी एक दूसरे के ऊपर, तो उसके ऊपर फ्रिक्शन फील करेगी। अब ये लेयर जो है, इस लेयर से मुराद क्या है, इटसेल्फ जो ये रेड वाली लेयर है, इससे मुराद ये है कि आपके जो पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड हैं वो एक फ़्लो में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से चलते हुए इस तरह जा रहे हैं। ये जो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस पार्टिकल्स की जो लाइन है उसको रुकावट आएगी, किस में, अपने पड़ोस वाली लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनके साथ गुज़रते हुए।
ये जो रेजिस्टेंस फील होगी उनको, रुकावट सी या हिंड्रेंस इन द फ्लो ऑफ दैट स्ट्रीम ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तो उस फ्लो की रेजिस्टेंस को जो इनके बिटवीन लगेगी, अगर हम उस पूरी को लेयर, इस तरह की फ्रिक्शन जो इनके दरमियान रगड़ की फोर्स प्रोड्यूस करे, इसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। अब उसका इम्पैक्ट हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट कैसा होता है बेटा कि हम एक लीफ ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, टुकड़े बना लेते हैं। अब हम वो जो पत्ता छोटे छोटे टुकड़े लिए उसको रैंडमली आप इधर इधर फेंक देते हैं, ऐसे स्ट्रीम में, यहाँ इससे इस एरिया में हॉरिजेंटली। आपने एक लेन के अंदर इन सारे फ्लोइंग पार्टिकल्स को जो है आपने प्लेस कर दिया फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर। नाउ एज पर लॉ, या जो एक इनेटली उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उन सारे पार्टिकल्स को एक ही फ्लो में यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो सेम वाटर के अंदर फ्लो कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। मतलब क्या होगा, सारी स्ट्रीम की स्पीड एक जैसी होनी चाहिए। इज इट ओके? लेकिन इन एक्चुअलिटी क्या सीन होता है, ये पार्टिकल जो किनारों वाले होते हैं ये इधर ही थोड़े से चिपके रह जाते हैं, दरमियान वाले जल्दी निकल जाते हैं। हमारा जो फ्लो का स्टाइल बनता है वो यूं इस डायरेक्शन में जा बनता है। मूव करते हैं, सारे करते हैं, ये थोड़े स्लो वाले मूव करते हैं, ये थोड़े स्पीडली, ये थोड़े स्पीडली, मिडल वाले हाईएस्ट स्पीड पे, ये फिर स्लो, और ये यूं हो जाते हैं। ये डायनामिकली जो एक डायनामिक फॉर्मेशन ऑफ एरो बन रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि स्पीड ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स थ्रू द सेंटर जो है वो ज़्यादा है। और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद इन द सेंटर है वो ज़्यादा इसलिए है बिकॉज इट इज़ फीलिंग द लेस अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शन और सम सॉर्ट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड वाइज लेयर्स जो जितनी भी पड़ी हुई हैं। अगर इससे बढ़ते चलते चलते हम बिल्कुल एंड वाली लेयर की बात करें तो दैट लेयर इज़ एक्चुअली कनेक्टेड टू द सम सॉर्ट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, जिसकी वजह से उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है सॉइल के साथ। लिक्विड में फ्रिक्शन कम होती है, सॉलिड और लिक्विड में ज़्यादा होती है, सॉलिड और सॉलिड में और ज़्यादा होती है। इसी तरह गैसेस की बात करें तो गैसेस में और कम होगी। तो इस तरह बच्चे आपके पास जो साइड्स की लेयर्स होती हैं उनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमें पता चला कि ये फ्रिक्शन जो है एग्जिस्ट करती है, जो कि हम फील करते हैं लिक्विड के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी। होपफुली कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम आगे ज़रा चलते हैं कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन टू अपोज द मोशन। ज़बरदस्त बात है। आप जो नॉर्मल फोर्स लगाते हैं उसके रिस्पॉन्स में आपकी मूवमेंट जो है बॉडी की हो रही होती है, जबकि फ्रिक्शनल यानी कि जो फोर्स होती है वो आपकी अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट होती है, यानी अपोजिट डायरेक्शन होती है। इफ़ यू पुश अ सॉलिड ब्लॉक अलोंग अ फ्लोर टू द राइट, यानी आप राइट साइड पे, जैसे ये बना पड़ा है, आप ब्लॉक को राइट साइड पे घसीटना चाहेंगे, तो अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इस कंटैक्ट को चेक करें तो राइट एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट वी हैव अ सरफेस दैट इज़ंट अ स्मूथ फॉर्मेशन, जो कि इन कंटैक्ट है। तो ये ग्रूव्स उसके बने हुए हैं जो एक दूसरे के साथ इंटेंगल कर रहे हैं, जो उसको मूव करने में, स्लाइड करने में रुकावट दे रहे हैं। When an object falls downward through the air, the force of friction यानी एयर रेजिस्टेंस उसको ऊपर की तरफ लगेगी। ये एक जनरल बात है। अब माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्रिक्शन क्या होती है हम वो देखते हैं। तो एवरी सरफेस इज़ रफ, हर सरफेस रफ होती है, जितनी भी स्मूथ हो वो रफ होती है। Even surfaces that appear to be highly polished can actually look quite rough when examined under a microscope, shown in figure 4.15. There is no such thing as a perfectly flat surface. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो परफेक्शन के साथ फ्लैट हो, बिल्कुल सीधी हो। किसी न किसी लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जाके उसके अंदर जो है आपको ग्रूव्स नज़र आएंगे, उसकी रफनेस नज़र आएगी कहीं ना कहीं पे।
As a result, the two forces that are touching are not really touching across the entire area that appear to be the touching. अब देखो क्या मतलब है इस बात का, ये कह रहा है कि आपके पास जो मैं अगर बात करूं कि ये वाला एरिया है जहाँ पे मैंने सर्कल कर दिया है, मतलब इस चीज़ को हाईलाइट किया, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट है ना। सो जी ये कंप्लीट एरिया ऑफ कांटेक्ट ज़रूरी नहीं है आपका कि सारे का सारा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हो या सारे का सारा एरिया रफ हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट स्मूथ हो जाएगी ये भी बात नहीं होगी, यानी कहीं ना कहीं इसकी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब इसके साथ जो इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट आता है वो डजंट मीन के थ्रू आउट ऑल दी सरफेस है। बात समझ आई? जी यानी वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इंटरलॉकिंग पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फ्रिक्शन का जो है वो असर फील होता है। Thus roughness of the both surfaces interlock which makes friction. अब फिर क्या होता है? Sliding friction is the resistance created by any two objects when sliding against each other. जब हम कोई भी दो चीज़ों को एक दूसरे के अगेंस्ट करवाते हैं मूव, तो उसकी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन आती है। इट इज़ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेक पैड्स एंड आवर बाइक रिम्स। आपको पता है ब्रेक लेदर होते हैं, ठीक है, लेदर का टुकड़ा लगा होता है, आपके जो मूविंग व्हील्स होते हैं उनके साथ एक छोटे से पीस ऑफ मेटल के ऊपर लेदर का टुकड़ा होता है जो चिपक जाता है गाड़ी के व्हील के साथ, और वो क्या करता है उसकी रोलिंग सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। अगर आप ये देखें बाइक और साइकिल, तो ये साइकिल की ये जो उसका रिम पड़ा हुआ है स्टील का, इस रिम के ऊपर एक छोटा सा ये वाली प्लेस के ऊपर एक रबड़ सा लगा हुआ है, मैं इसको जो है वो मेंशन कर रहा हूँ, ये एरिया है जिसके ऊपर एक स्क्रू ये लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रू, और उसके ऊपर एक रबड़ का बैंड सा लगा हुआ है। वो रबड़ बैंड जो है वो चिपक जाता है व्हेन एवर दैट क्लिप इज़ बीइंग पुल्ड अप बाय द ब्रेक्स व्हेन अ साइक्लिस्ट इज़ गोइंग टू अप्लाई दिस ब्रेक्स। तो उससे क्या होगा, ये इस रिम के साथ चिपकने के बाद उसको मूव करने से रोक देगा, सिंपल है। अब ये इनको कहते हैं रिम ब्रेक्स, ये वर्ड उसने यूज़ किया है। रिम ब्रेक्स आर द मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट पॉपुलर बाइसिकल ब्रेक्स एज दे प्रोवाइड द एडिकेट ब्रेकिंग पावर विदाउट टू मच मेंटेनेंस। इसकी वजह से इतनी मेंटेनेंस भी नहीं होती। वजह क्या है, ये जो ब्रेकिंग वाला जो आपके पास प्लेस होती है, जॉ होता है, ब्रेकिंग जॉ, उसके अंदर बेसिकली फ्रिक्शन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब फ्रिक्शन तो होती है लेकिन उसका डैमेज इतना नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज कि यहाँ पे एक रबड़ का टुकड़ा होता है, तो रबड़ की वजह से क्या होता है, स्टिकिंग यानी कि उसका एस्पेक्ट तो बढ़ जाता है, लेकिन उसकी वजह से इतना इफेक्ट, यानी अगर यहाँ पे लोहे का पीस लगा दें वो भी चिपकता तो सही, शायद उसकी स्टिकिंग पावर भी इतनी ना होती। और दूसरा क्या है बेटा कि उससे एक्सपेंस भी ज़्यादा होता, आवाज़ भी ज़्यादा आती, मतलब डिस्टर्बेंस भी होती, बहुत सारे और फैक्टर आ जाते हैं। यहाँ पे ये खामोशी के साथ क्या करता है, चिपक जाता है। अच्छा, ब्रेकिंग पावर विदाउट टू मच मेंटेनेंस, दे आर कंट्रोल्ड बाय द हैंड लीवर, यानी जो हाथ के नीचे लगे होते हैं लीवर्स होते हैं, जिस तरह गाड़ी के पाँव के नीचे लीवर लगे होते हैं, आप दबाते हैं तो ब्रेक लग जाती है, ठीक है। विच आर अटैच टू द एक्चुअल ब्रेक, जो कि एक्चुअल ब्रेक के साथ फिर लग जाते हैं बाय द केबल, जो ब्रेक केबल के ज़रिए से यानी खींचे जाते हैं, ठीक है। व्हेन द राइडर पुल्स ऑन द ब्रेक लीवर, द केबल अटैच्ड टू इट मूव्स द टू पैड्स, यानी कि उसके जो दोनों पैड्स, ये इनको पैड बोल रहे हैं ना, ये छोटे वाले जो लगे हुए हैं, ये एक साइड पे है तो रिम के दूसरी साइड पे भी लगा होता है, क्योंकि ये जो ऊपर स्ट्रक्चर है ना ये यू शेप का है, सही है। तो ये ऊपर उठने से दोनों के दोनों व्हील की दोनों साइड पे चिपक जाते हैं। दीज पैड्स अटैच टू द ब्रेक लेदर प्रेस अगेंस्ट द रिम causing the wheel to slow down due to the friction in 4.16। बात समझ आ गई है? जी सर। Now coming to the advantages of the friction। छोड़ दें रेहाब कि ये टॉपिक में क्या लिखा है, आप मुझे बताएं फ्रिक्शन का एडवांटेज है कि नहीं है? जी सर, अभी ऊपर ही था। अभी ऊपर ही था, अच्छा। इसका अल्टरनेटिव बताएं, इसके अलावा कोई बताएं ऐसी जगह जहाँ पे फ्रिक्शन का एडवांटेज आपने फील किया हो। सर पेंसिल से लिखते हुए भी फ्रिक्शन होती है इसमें, तो पेंसिल से अच्छी राइटिंग होती है, ठीक है। है। इसके अलावा और चलते वक्त भी सर फ्रिक्शन होती है तो हम चलते नहीं है। और कहाँ होती? और आपने
कहीं पे कोई जॉइंटिंग प्लेस देखी होगी जिसमें कील लगा लेते हैं या स्क्रू लगा लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो नेल्स और स्क्रू के अंदर भी फ्रिक्शन ही होती है जो एक दूसरे के अंदर उसको रोक के रखती है, अदरवाइज वो स्लिप हो जाता है स्क्रू। जी जी स्लिपिंग होती तो फिर तो वो चीज़ें ना हो पाती ना। जी। अच्छा, इसके अलावा आप जो जॉगर्स पहन रहे होते हैं जूते, उनके तलवों के ऊपर अगर आप देखें तो वो स्पेशल किस्म की डिज़ाइनिंग हुई होती है जिसकी वजह वो स्टिक हो जाते हैं उस स्लिपरी सर्फेसिस के ऊपर भी। या रनिंग करने वाले शूज़ के दौरान अगर आप देखें, या फुटबॉलर्स के शूज़ देखें, तो प्लेयर जितने भी हैं उन सारों के, है ना ऐसी बात। जी जी जी। अच्छा, फिर ये फ्रिक्शन हमारे लिए बुरी भी तो होती है ना, लाइक फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाती है यार, जब हवा इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से आपको रोक रही होती है। आपका रॉकेट जो है वो इस सरफेस को नहीं छोड़ पा रहा होता, उसके लिए आपको फ्यूल कंज्यूम ज़्यादा करवाना पड़ता है। आपको एक्सटर्नल द फ्रिक्शन जो है वो, यानी अपोजिट टू दैट ऑफ द फ्रिक्शन, आपको अच्छी खासी मतलब मजदूरी करनी पड़ती है। किस तरह वाली कि आपको फ्यूल के अलावा आपको पब्लिक इन्वेस्ट करनी पड़ेगी ऐसे सिस्टम्स बनाने के लिए, ऐसे लॉज क्रिएट करने पे जिस तरह जो है वो उसकी मूवमेंट को भी कंट्रोल अप किया जा सके। तो यानी ये एक सिर्फ फ्रिक्शन एक बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, और ना ही सिर्फ ये डिसएडवांटेजियस है, ये अपनी सिचुएशनल चीज़ है जिसकी वजह से आप फ़ायदा भी ले सकते हैं और उसका ड्रॉबैक भी, यानी हाँ नुकसान भी होता है, आपको फेस करना पड़ता है। तो ये एक बिल्कुल जनरल सी डिस्कशन थी, ये आपने खुद देखनी है। तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो है वो कहता है कि अगर हम इस कोई भी सरफेस है उसको हम पॉलिश कर लें, फिर पॉलिश द रफ सरफेसेस दे बिकम स्मूथ एंड फ्रिक्शन इज़ रिड्यूस्ड। ये बात ठीक है? जी जी। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपने कोई जो है एक वार्डरोब है, उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो उसकी टार्क प्लेस होती है, जहाँ से पिवट पॉइंट होता है, जिसके अराउंड आपका डोर जो है ओपन हो रहा होता है, जी। अगर वो फ्रिक्शन लेस हो तो बड़ा इजीली और स्मूथ वे में वो रोटेट करता है। अदरवाइज वो चाँ चराँ की आवाज़ें भी निकालेगा और फोर्स भी ज़्यादा लगेगी। तो ये सारा किसकी वजह से, यानी वो बेसिकली जब आप ऑयलिंग करते हो उसकी, तो ये एक अलग तरह से, चलें इसने तो पॉलिश का लिखा हुआ, ऑयलिंग का आगे उसने बताया हुआ है, तो फ्रिक्शन को कम, हाँ, बाय यूजिंग द बॉल बीरिंग। बॉल बीरिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आपको पता है, आप झूलों के अंदर आपने देखा होगा, ये पड़ा हुआ है जी, ये दोनों स्लाइड करती हैं बॉल। हाँ, तो ये पूरे का पूरा आपका जो झूला होता है या स्विंग होता है, वो क्या करता है, एक दफ़ा लेफ्ट और राइट दोनों आगे पीछे जाते हुए वो बॉल बीरिंग की वजह से बड़े या आपने वो देखे होंगे स्पिनर जो बच्चे अक्सर हाथ में लेके घुमा रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी बॉल बीरिंग होता है। तो ये चीज़ें थी। इसके बाद आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, इफ़ वी सेट a heavy spherical ball ring or the cylindrical rolling, it experiences an opposing force called the rolling friction. When a body rolls over a surface, the surface force of friction is called rolling friction. जैसे मैं कहूँ कि कोई क्रिकेट प्लेयर है, उसने शॉट लगाई और वो 4 रन्स लगने के लिए ग्राउंड से थ्रू आउट जाती बाउंड्री से पहले रुक गई है, तो वह है जब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है कि वो रुक जाती है बिफोर द बाउंड्री, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन ही होती है ना, उसकी वजह से ही रुक जाती है ना। इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये होती है जिसके अंदर बच्चे आपके पास ये टेबल पड़ी हुई है, इसके नीचे उसने व्हील लगा ली है, तो व्हील में इजीली वो हो जाएगा, इसमें स्लाइडिंग पॉसिबल नहीं होगी इतनी। सही है। अच्छा, फ्लूइड फ्रिक्शन जो होती है, फ्लूइड के अंदर भी फ्रिक्शन का सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्सेस। तो कोहेसिव फोर्सेस के बारे में, अच्छा ये जो मैं बताता हूँ, आपकी जो बॉडी है ना, मतलब कोई भी फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस वो 2 टाइप की तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेस और दूसरे को बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। जो बेटा कोहेसिव फोर्सेस होती हैं ना, को मीन सेम, दैट इज़ द बिटवीन सेम सॉर्ट ऑफ द पार्टिकल्स। व्हाट डज इट मीन कि अगर आप लिक्विड की बात कर रहे हैं, तो फ्लोइंग लिक्विड अगर है आपका वाटर, तो वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो लेयर्स की फॉर्म में मूव कर रहे हैं, उनके बीच फ्रिक्शन को कोहेसिव कहते हैं, और ये है बिटवीन डिफरेंट
डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप बोलते हैं, ये है कौन सी, एडहेसिव है, जिसमें जी जी यानी इसमें वाटर है और सॉइल के पार्टिकल्स, इनके बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी इसको हम कहते हैं एडहेसिव, मतलब एडहेसिव। हाँ, बात समझ आई। एडहेजन इस फोर्स को कहते हैं, फोर्स ऑफ एडहेजन, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन बनती है उसको एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। तो ये बात आप कर लेंगे, ये इसमें कोई इशू है? जी सर, कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं, डज द वाइडर टायर्स इंक्रीज फ्रिक्शन एंड थस रोड ग्रिप ऑफ द कार? तो बिल्कुल यस। जी, वाइडर टायर्स का क्या होगा? वाइडर का मतलब क्या है कि एक गाड़ी है, मैं बताता हूँ, ये अगर एक गाड़ी का ये टायर है, ये उसका एक, उसकी विड्थ है इतनी टायर की, और एक टायर ये है सर्कुलर फॉर्मेशन में और उसकी विड्थ है इतनी, मतलब अच्छी खासी ब्रॉडर विड्थ का ये। फिर कांटेक्ट पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो वो यही चीज़ पूछ रहा है कि उसमें गाड़ी की ग्रिप इसलिए बढ़ जाती है। ठीक है, तो कहते हैं इट सीम्स intuitive that the wider tires will provide the more friction, however the friction is the same for the narrow and wide tires of the same weight। अगर वेट सेम है तो सही है, वेट पे डिपेंडेंट है ये। इट इज़ बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कंटैक्ट। बात समझिए, कितनी मज़े की बात उसने बताई है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ऑन वेट, कि आपकी बॉडी का वेट कितना है, क्योंकि वेट की वजह से वो नीचे प्रेस होगा ना टायर, प्रेशर ज़्यादा। हाँ, इट इज़ बिकॉज फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन उस पे कंटैक्ट पे, द वाइडर द टायर सिंपली स्प्रेड द वेट ऑफ द कार ओवर द मोर सरफेस एरिया, देयर बाय रिड्यूसिंग द हीट एंड वियर। अब जाहिर बात है कि अब उससे गाड़ी जितनी वायर, वो जो टायर होते हैं वो इतने गर्म नहीं होते होंगे, तो ये सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, मतलब तो उसकी कंटैक्ट टू दैट ऑफ द रोड ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, दीज तो वो फ्रिक्शन उतनी रहेगी सर? हाँ, अगर वेट जी जी वेट सेम है ना तो फ्रिक्शन सेम रहेगी, यही तो बात बता रहे हैं। सिमिलरली थ्रेड्स यानी कि ट्रैक्शन ऑन द टायर आल्सो, यानी कि आप थ्रेड वो देखिए ना, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं यार उसको, जो बने होते हैं स्वेलिंग्स बनी होती हैं छोटी छोटी गाड़ी की ऊपर, आप टायर के ऊपर देखें ना तो उसके ऊपर कुछ कुछ छोटी छोटी सी डिज़ाइंस बने होते हैं, जो वो ग्रिप बनाने के लिए होते हैं ना। दीज थ्रेड जो होते हैं आर मच लार्जर कंपेयर टू द माइक्रोस्कोपिक रफनेस। अब ये माइक्रोस्कोपिक रफ की निस्बत तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, बड़े डिज़ाइन बने होते हैं। आपने अगर देखो तो इस तरह यानी कि डिज़ाइन शो होते हैं, ये यूं यूं करके बने हुए टायर के ऊपर, ताकि वो जो एक डिज़ाइन है वो आपका ग्रिपिंग ज़्यादा हो। आपने टायर के ऊपर देखा होगा, तो ये इसको बता रहा है कि वो द थ्रेड्स आर मेड इन द टायर ओनली टू डिस्प्लेस द वाटर फ्रॉम द रोड टू अवॉइड स्किडिंग, यानी स्लिपिंग से बचने के लिए वाटर के अलावा, यानी कि अगर कुछ जगह पे वाटर इन कंटैक्ट है तो कोई जगह ऐसी भी हो जहाँ पे वाटर इन कंटैक्ट ना हो। ठीक है, मैनी रेसिंग कार्स यूज़ द टायर विदाउट थ्रेड्स बिकॉज द रेस ऑन द ड्राई ग्राउंड। अब ये देखें तो इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई पड़ी, तो रीज़न क्या है? क्योंकि ये ड्राई प्लेस पे जा रही होती हैं, तो इसलिए। बात समझ आई? जी सर। अच्छा, दूसरी साइड पे अगर आप ये देखें तो एक बच्ची ने हाथ बाहर निकाला हुआ है अपना गाड़ी से, तो उसको जो है ना अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है अगेंस्ट द मोशन ऑफ द जो कार है या व्हीकल है वो फेस करनी पड़ेगी। इसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक किस्म है। अब ड्रैग फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किन किन चीज़ों पे, ये आपको पता होना चाहिए। ड्रैग फोर्स बेसिकली किस पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे तो फ्लूइड फ्रिक्शन लिखा है पिक्चर के ऊपर। हाँ, तो इसको ड्रैग फोर्स कहते हैं ना बेटा। गैसेस को भी फ्लूइड ही लिया जाता है ना। अच्छा, गैसेस आर आल्सो कंसीडर्ड एज द फ्लूइड। सर इसे फिर एयर रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जी जी, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। याद रहे कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो लिक्विड होता है, वो जो एयर है उसको भी एज अ लिक्विड ही कंसीडर किया जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स, और उसको भी आप वही सारा रूल अप्लाई करते हो जो एक लिक्विड के लिए अप्लाइजन होती है उसके अंदर। अच्छा, साइज़, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उस पर डिपेंड कर रहा है।
देखो ना, एक गाड़ी है उसको जस्ट लाइक मतलब स्क्वेयर्ड बॉक्स ट्रक है, तो उस पे फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगी इंस्टेड ऑफ फार्मूला वन रेसिंग कार पे। सही है। जी तो उसका शेप और साइज़ डिपेंड कर रहे हैं, और छोटी होगी तो फोर्स कम होगी और ज़्यादा होगी तो टाइप यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड पे भी डिपेंड करता है। अब हनी है वो लिक्विड है, दूसरी साइड पे आप एयर है वो भी लिक्विड ही कंसीडर किया जाता है, तो उसमें और उसमें बड़ा सारा फ़र्क है मूव करवाने का, तो प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड पे डिपेंडेंट होती है। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड, हाँ फ्लूइड के अंदर जो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ्यूल लगेगा। यही वजह होती है कि आप मोटरवे पे गाड़ी जब हाई स्पीड पे चलाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा स्पीड पे, तो आपकी फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाती है, बिकॉज मोटरवे जो है वो एक स्मूथ रोड होता है, उस पर एयर आपको वैसे ड्रैग फोर्स पे अप्लाई हो रही होती है। तो स्मूथ रोड के ऊपर आपको जो ओनली चीज़ जो रुकावट प्रोवाइड कर रही होती है वो ड्रैग फोर्स ऑफ एयर ही है। आपने उसके अगेंस्ट जो है वो चीरते हुए जाना है, तो लाजमी सी बात है आपकी जो अप्लाइड जो एनर्जी है वो भी आपकी अमाउंट में बढ़नी चाहिए। बात समझ आई है? जी जी जी। अच्छा, इसके बाद बच्चे जो डाइवर्स होते हैं और स्विमर्स होते हैं वो अपनी ओरिएंटेशन भी चेंज करते हैं, और उसकी ओरिएंटेशन की जो बेंडिंग है ना वो फिर एक और है, ताकि एक तो ड्रैग फोर्स भी कम हो सके, दूसरा उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ सके। हम उसको बाद में डिस्कस भी करेंगे इन कमिंग चैप्टर्स एज वेल, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। ड्यूरिंग फ्री फॉल द ऑब्जेक्ट्स डज नॉट स्पीड अप इफ इंडेफिनेटली। अब जो फ्री फॉलिंग होता है तो उनके अंदर ऑब्जेक्ट जो एक हद तक स्पीड पकड़ते हैं, फिर उनकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि वो स्पीड जो है हर आते लम्हे में उनकी स्पीड ज़्यादा होती जाए। सही है। अच्छा, अब हम ज़रा अच्छा बेटा हम कहाँ पे थे, तो ये बात हो गई। अच्छा, ये काफ़ी है या अभी आगे पढ़ दें? ये सर पेज कितना रहता है? ये पेज बस यही वाला है कि द कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अटेन्स द मैक्सिमम दैट अटेन्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑब्जेक्ट वाइल द क्या लिखा हुआ है, फ्रिक्शन वाइल फॉलिंग थ्रू द एयर आर एनी कॉल्ड द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि आपकी बॉडी, आपने किसी एयरप्लेन से कोई बॉडी फेंकी है, अब वो बॉडी एक स्पीड से आते आते हर लम्हे में उसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि यू नो कि बॉडी स्पीड से नीचे ग्रेविटी के पुल में आ रही है, जिसके रिजल्ट में उसके अगेंस्ट एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी, और सॉरी ग्रेविटेशनल कहता हूँ, ड्रैग फोर्स, जो एयर के पार्टिकल्स उसको लगा रहे होंगे ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से जो बॉडी है ना वो एक टाइम पे थ्रू आउट नीचे आते हुए एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जी ग्रेविटी है वो कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज हो रही। जो उसका जिस वज़न के तहत या नीचे लगने वाली फोर्स जब वो उसका वेट है जो चेंज नहीं हो रहा, तो फिर वो एक स्पीड से ही नीचे आएगा, और वो जब मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा। अच्छा, उसके बाद बेटे ये देखें ना, ये पैराशूटर जो होता है उसकी स्पीड पहले 10 होती है, फिर 20 होती है, 15 सेकंड, 30 सेकंड, ये टाइम चल रहा है इधर एक्स एक्सेस पे, और ये बढ़ते बढ़ते 50 हुई और फिर कांस्टेंट हो गई है। फिर जब वो ज़मीन पे आता है तो एकदम ज़ीरो हो जाती है स्पीड, या वो जब पैराशूट खींच रहा होता है, ये लिखा हुआ है, ये पैराशूट जब ओपन करता है। बात समझ आई? तो ये जो सिनेरियो है बेसिकली ये आपको बता रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर क्या चेंजिंग्स आ रही होती हैं। इसके बाद फ्रिक्शन की डेसिपेशन, जो फ्रिक्शन आपकी ज़ाया हो जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये एक अलग चैप्टर है, यानी अलग डिटेल्स हैं। फिर हम ये इसको डिसेसिपेशन को पढ़ ही लेते हैं हम। जी ठीक है सर। ये डिसेसिपेशन फोर्स जो होते हैं ना, डिसेसिपेटिव फोर्स का मतलब होता है कोई चीज़ ज़ाया हो जाना। फोर्स डिक्रीजेज द मैकेनिकल एनर्जी इन अ सिस्टम। जैसे कोई एक सिस्टम है, उसकी एक एनर्जी है, तो उस सिस्टम की एनर्जी को डाउन अगर कर दिया जाए, कोई चीज़ कर दे, तो उसको हम कहेंगे ये डिसेसिपेशन हुई है, यानी डिसेसिपेट कर दिया, जो हमारी यूज़ की चीज़ थी उसको उसने यूज़ के काबिल नहीं रखा। डिसेसिपेटिव फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट always oppose the motion of object. For example, case of the skydiver, when the parachute opens, some of the energy dissipates into the air, thereby increasing its temperature.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो पर आपकी भी आवाज़ नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मेरा भी बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे बच्चे, ये अचानक से मेरा बैटरी लो हुई तो। अच्छा, ये क्लियर हो गया, रबिंग हैंड से भी आपको डिसिपेशन एनर्जी फील होगी ना, जो डिसिपेट हो जाएगी किसी भी मैटर के अंदर। ठीक है, तो डिसिपेट का जी मतलब क्या होता है? कोई चीज़ का ज़ाया हो जाना जो आपकी यूज़फुल वर्क में ना यूज़ हो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक इसको ख़त्म ही करना है, ये शूटिंग तक, कॉल द शूटिंग अच्छा। स्टार तक। इसमें कोई भी ओके। किसी भी तरह का आपको इशू है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है बेटे? जी सर। ये इंशाल्लाह हम फिर सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे, उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करेंगे, ऑर्बिटल मोशन देखेंगे। अब ये उसने सारों को एक ही चैप्टर में कंपाइल कर दिया, हालांकि ये चीज़ें डिफरेंट थी। इवन के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये डिफरेंट हैं। ओहो। तो ये अगर मैं देखूं तो उसमें से ये प्लानिटरी डाटा आ जाता है एक, दूसरा एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिटल यानी मोशन में एक आएगा, दो, और ये तीसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। राउंड अबाउट 3 टॉपिक्स हमारे बाकी हैं, और फिर उसके बाद हम बचे इसकी एक्सरसाइज या चैप्टर के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं हम उनकी तरफ जाएंगे। आप बचे रहा, मुझे ऐसा करो ना, आप वो पिक्चर भेज दो जो आपको मैथ के इश्यूज़ हैं। मैथ्स। हाँ, वो जी इंशाल्लाह मैं ठीक सुबह है। देखूंगा, लेकिन अभी आप भेज देना। हाँ, जी ठीक है सर। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें। ओके सर और ये आपको। नूर को फॉरवर्ड कर दो लिंक, हाँ, कि सर कह रहे हैं ज्वाइन ओके। करो। ओके सर। अल्लाह हाफिज़।